अकाउंटिंग की बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। वो हमारे लिए अकाउंटिंग होती है। और वो क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, उनको बेनिफिट मिल सके, वो अपने डिसीजंस को ले सके। फॉर दैट पर्पस इंटरनल यूजर्स कौन है हमारे लिए? ओनर है, मैनेजमेंट है, और एक्सटर्नल यूजर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक, क्रेडिटर्स, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले असेट्स की, कि असेट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि तुम लोगों ने सबने अभी देख लिया कि असेट्स क्या होते हैं। असेट्स हमारी वो बिलोंगिंगनेस है जिन पे फर्म का राइट है, जो किसी भी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ओनरशिप भी है। ठीक है, असेट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के असेट्स हैं। एक है करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब हो गया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। दूसरे हमारे पास है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का मतलब हो गया जो एक साल के अंदर अंदर नहीं होते और जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एंड विच आर यूज्ड जनरली फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। नॉन करंट असेट्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल विच कैन बी सीन और टच, इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है, जैसे कि ये फैन है, टेबल है, बिल्डिंग है, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल गुडविल हो गई, कॉपीराइट्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब इंटेंजिबल है। गुडविल को तो हम फील कर सकते हैं ना कि हाँ ये हमारी गुडविल है जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा बिजनेस चल रहा है। कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे बिजनेस की गुडविल है। ठीक है, सो इंटेंजिबल एसेट्स आर जनरली नॉट सोल्ड और परचेज इन द मार्केट फ्रीक्वेंटली। वो बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांस में आप अपनी गुडविल, डोमिनोज अपनी फ्रेंचाइजी ऐसे थोड़ा ना किसी को दे देगा क्या? या पिज़्ज़ा हट, मैकडी, ये लोग अपनी फ्रेंचाइजी ऐसे थोड़ा दे देंगे। मेरा एक पिज़्ज़ा कॉर्नर खोलने का मन है तो मुझे दे देंगे। वो पूरे अपने क्राइटेरियाज चेक करेंगे फिर देंगे। तो गुडविल, क्योंकि उनकी गुडविल ले रही हूँ ना मैं, उनकी गुडविल का पोर्शन ले रही हूँ ना मैं। हर कोई क्या कहेगा? अरे हमारे यहाँ भी डोमिनोज ओपन हो गया। तो इस तरह से कोई भी बिजनेस अपनी गुडविल को ऐसे ही नहीं देता। कॉपीराइट इश्यूज हो गए, ये सारी चीज़ें। टेंजिबल एसेट्स, गुडविल इज रेपुटेशन। गुडविल मीन्स रेपुटेशन। जो भी रेपुटेशन है, कोई भी फर्म इफ चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम कस्टमर्स, दैट इज ड्यू टू गुडविल। But ma'am, what do you mean by like intangible assets? Intangible assets means which cannot be seen or touched. हाँ, which cannot be seen or touched means we can't see, we can't touch, we can feel it. Like goodwill can't be seen, goodwill cannot be touched, it can be feel only. Goodwill you can feel that we are charging more as simple। आप किसी कैफ़े में जाओ, वहाँ पे पिज़्ज़ा अगर आपको 100 रुपीज़ का मिल रहा है, सेम पिज़्ज़ा आपको डोमिनोज़ में अगर 180 रुपीज़ का मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो डोमिनोज़ है। आपको उस पर भरोसा है कि उनका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होगा, उनका हाइजीन मेंटेन्ड होगा, तभी तो आप डोमिनोज़ को एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। आप शूज़ लेने गए, आपने एक लोकल शूज़ खरीदे, वो लोकल शूज़ 500 रुपये के आ गए, लेकिन फिर भी आपने नाइकी के 5000 रुपये के शूज़ लिए। आप दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आप 500 की चीज़ और 5000 की चीज़ में आप नाइकी प्रेफर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि नाइकी इज़ अ ब्रांड, आपको ये पता है कि नाइकी की हमारी लॉन्गेविटी रहेगी, ये अच्छा ब्रांड है, आपको उस पर भरोसा है। आपने पहना शूज़, आपको शूज़ पहन के भी ये लगा कि सेम है बिल्कुल, अरे ये तो बिल्कुल सेम है, उसके बावजूद भी आपको भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि आप स्पेंड कर सकते हो अगर 5000 रुपीज़। अगर कोई नहीं खर्च कर सकता, तो अगर मान लो मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो मैं क्या करूँगी? मैं कहूँगी भैया सेम ही तो लग रहे हैं, पहनने के बाद भी फील एक जैसी लग रही है, तो चलो 500 रुपीज़ का ले लो, क्या फ़र्क, ज़रूरत है 5000 रुपये खर्च करने की। लेकिन अगर मेरी पॉकेट अलाउ करती है 5000 खर्च करना, तो मैं क्या करूँगी? मैं लूँगी वो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसकी गुडविल है, वो लंबे समय तक चलेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए गुडविल रेपुटेशन है, आप रेपुटेशन के पैसे दे रहे हो। क्लियर? कॉपीराइट्स क्या होते हैं? जो भी आपके इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे कि बुक्स हैं, उस पर कॉपीराइट्स का होता है।
ठीक है ना। पेटेंट्स होते हैं जैसे कि कोई पेंटिंग, मतलब और कोई वो नहीं कर सकता उसको। और कोई नहीं कर सकता। आपने जो से भी जितने भी बुक्स होते हैं सब पे कॉपीराइट देखा है, ऐसे सी लिखा हुआ होता है ऐसे करके, कॉपीराइट्स। पेटेंट्स होते हैं जैसे कि रेसिपी पेटेंट्स राइट ले लेती है, कोई भी रेसिपी हो गई, कोई भी पेंटिंग हो गई, उनके पेटेंट राइट्स होते हैं। या जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप है, इन सब पे सॉफ्टवेयर्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स के। तो ये सब इंटेंजिबल हैं। इनको पेपर की फॉर्म में हम कह तो देते हैं कि ये हमारे पास कॉपीराइट है, ये पेपर दिखा रहा है, लेकिन बेसिकली वो इंटेंजिबल है। उस पेपर पे तो ये लिखा है, बट आप उसे फील कर सकते हो। वो रेसिपी से जो चीज़ बन रही है उसको आप फील कर सकते हो, ठीक है ना। म्यूज़िक हो गया, उसके कॉपीराइट्स होते हैं, इन सब के कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स इट कैन नॉट बी सीन और टच, टेंजिबल एसेट्स कैन बी सीन और टच, ठीक है ना, कैन बी सीन और टच। अब बाय द टाइम आपकी गुडविल भी डाउन होती है, एक्टिव, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि गुडविल हमेशा एक बार बन गई तो बनी गई, टाइम जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे गुडविल भी हमारी कम होगी। हमारा फर्नीचर या कोई भी असेट है वो भी, उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, एफ्लुएक्स ऑफ टाइम, बाय यूसेज, आपकी ये असेट्स धीरे धीरे इनकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होती रहेगी। तो जब इंटेंजिबल एसेट्स डिक्लाइन होती हैं तो उसे हम कहते हैं अमोर्टाइज्ड, जबकि इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जब डिक्लाइन आता है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, वेयर एज व्हेन इंटेंजिबल एसेट्स द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन यही फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, उसके लिए टर्म दोनों का मतलब एक ही है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट। बट व्हेन वी से डेप्रिसिएशन इट बिलोंग्स टू टेंजिबल एसेट, व्हेन वी से एमोर्टाइजेशन इट बिलोंग्स टू इंटेंजिबल एसेट। दोनों का लिटरल मीनिंग सेम है। लैंड इज द ओनली असेट विच इज नेवर डेप्रिशिएट। लैंड एक अकेली ऐसी असेट है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, दिस इज द ओनली असेट, ठीक है। बाकी सबके तो लाइक रेट्स जो है बिल्डिंग का वो गिर जाते हैं। रेट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे बेटा, हम रेट्स की बात ही नहीं कर रहे। वो भी लायबिलिटी में आ जाएंगे। नहीं नहीं, अभी हम रेट्स की कोई बात ही नहीं कर रहे, ना हम लायबिलिटी की कोई बात कर रहे हैं। अभी हम सिंपल ही बात कर रहे हैं कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम तुम लोगों को बातें करनी है तो तुम आगे पीछे आ जाओ, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है तुम्हारी बातों से। लगातार इतनी देर से बातें कर रहे हो, लगातार। हम बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी कि कोई भी असेट या लायबिलिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम अभी सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि कोई भी असेट रेगुलर यूसेज से, और अगर रेगुलर यूसेज ना भी हो उसके बावजूद आपकी कोई भी असेट रखे रखे भी डेप्रिशिएट होती है। अगर मैंने एक कार खरीदी और मैंने उस कार को एक दिन भी नहीं चलाया, शोरूम से आई, घर में खड़ी कर दी गई, उस पर कवर कर दिया गया, दैट्स इट। तो एक साल बाद अगर मैं बेचना चाहूँगी तो मुझे उस कार की वो वैल्यू थोड़ा ना मिलेगी। आप उससे बोलोगे भाई देखो ये तो 10 किलोमीटर भी नहीं चली, स्टिल आपको उस कार की वो वैल्यू नहीं मिलेगी। वो कार जब आप चलाओगे तो हो सकता है वो स्टार्ट होने में दिक्कत दे दे, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि एक साल से वो कार नहीं चली। इनफैक्ट अगर वो चलती तो शायद उतनी डेप्रिशिएट नहीं होती जितनी ना चलने से हुई। तो कोई भी टेंजिबल एसेट जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं depreciates over a period of time by the usage, by regular wear and tear. ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स क्या होते हैं? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, ठीक है। जैसे कि अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैश इन हैंड, क्या होता है कैश इन हैंड? बताओ। कैश जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। हमारे पास हाँ मैम, जो जिससे ऑफलाइन हम लोग पैसे दे सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और कैश एट बैंक? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कैश एट बैंक पूछ रही हूँ, ये तो मैं लिख रही हूँ बस। प्रीपेड एक्सपेंसेस।
नहीं, मैं पूछ रही हूँ कैश एट बैंक क्या होता है? इसका आप इंटरेस्ट ले सकते हो। Cash in hand, the cash which is in your hand through which you can pay offline payments. Cash at bank, the amount of cash which is kept in your bank account which is used for payment through net banking or UPI by check or any other mode. ठीक है, वो कैश एट बैंक है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो कैश एट बैंक, आपका सेविंग अकाउंट के फॉर्म में भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में जो बैंक में कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट को जनरली हम लोग नहीं लेते हैं इसमें, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स पीरियड के लिए होती है, बट सेविंग बैंक में जो कैश है जो आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। ऑल्दो आजकल की बैंकिंग फैसिलिटीज़ इस तरह की हो चुकी हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स को भी आप सेविंग से अटैच कर देते हो, व्हेन एवर यू नीड यू कैन यूटिलाइज दैट फिक्स डिपॉजिट इन कैश फॉर्म। ठीक है, डेटर्स कौन होते हैं? टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यानी कि हमने उधार पे सामान बेचा है। हाँ, हम कैश इन हैंड मतलब कि जो पैसा आपके हाथ में है और जिससे आप पेमेंट्स कर सकते हो। कैश इन बैंक जो आपके पास बैंक में है। डिपॉजिट फॉर द डिपॉजिट क्रेडिट मतलब लोन के लिए। लोन की बात कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बैंक में जो पैसा है जो आप अपना यूज़ कर सकते हो पेमेंट्स करने के लिए, दैट्स इट। लोन तक कहाँ पहुँच गए? लोन तक मत पहुँचो। डेटर्स कौन है? टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने उधार पे सामान बेचा है। यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब है मर्चेंडाइज, मीन्स इन विच द बिजनेस डील विद, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। ठीक है, बिजनेस किस में डील कर रहा है? मान लो मेरा कंप्यूटर्स का काम है, तो कंप्यूटर्स मेरे लिए गुड्स हो गए। ठीक है, अब मान लो मैं अपने ऑफिस में जो कंप्यूटर रखा है वो मेरे लिए असेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से गुड्स का मतलब मर्चेंटाइज इन विच द बिजनेस डील, और बिल्स रिसीवेबल अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये सब हमने पढ़ा है अभी। एक लीगल डॉक्यूमेंट है टू सिक्योर डेटर्स, डेटर्स को सिक्योर करने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट हम इशू कर रहे हैं दैट इज बिल्स रिसीवेबल। डेटर उधार पे हम लेते हैं तो मतलब कि लेते नहीं है, बेच रहे हैं, सोल्ड। तो मतलब फिर उसका पैसा बाद में आ जाएगा। बाद में आएगा, अभी हमने उधार पे सामान बेच दिया। क्रेडिट मतलब उधार, मतलब हमने आपको भी वो चीज़ तो दे दी पर आपको वो पैसा आप बाद में देंगे। तो उधार पे सामान बेचा है। ठीक है, आगे की टर्मिनोलॉजीज आती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, ये हमारे लिए असेट होते हैं। ठीक है, एंड प्लस इन्हें हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्टरनेट टर्म, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम ड्यू बट रिसीव्ड, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास तीन तरह का हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो हमारे पास एट द एंड होता है साल के आखिर में, ये हमारे लिए फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये सब हमारे लिए करंट असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये अब नोट डाउन कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। जब पढ़ाती हूँ उस समय नोट डाउन मत किया करो, बाद में किया करो हमेशा। दोबारा लिख लो। ठीक है, अभी मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे थोड़ी टाइम मैं तुम्हें उठा लूँगी, यहीं बिठा लूँगी 6 घंटे जो तुमने क्लास डिस्टर्ब की, तो क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ना डेकोरम मेंटेन करके रखो। पढ़ाई कुछ पूछना है? हो गया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वर्ड मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे, obligation to pay. I have a book that is my asset. If you borrow that book from me,
दैट इज लायबिलिटी ऑन यू, ठीक है ना। सो लायबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे। अब लायबिलिटीज भी हमारी सेम पैटर्न पे चलती हैं, लाइक करंट लायबिलिटीज and non-current liabilities. Current liabilities and non-current liabilities. क्या मतलब हुआ? Current liabilities means which are to be paid within a year. Which are to be paid within a year. एक साल के अंदर अंदर हमें इनको पे करना ही है. Whereas non-current, which are to be paid कब? After 1 year. ठीक है ना। कौन कौन सी हुई देखो। हाँ, which are to be paid after 1 year. Oh. Which are to be paid, thank you. Which are to be paid after 1 year. अब कौन कौन सी होंगी? Creditors, बैंक ओवरड्राफ्ट, बता रही हूँ अभी सारे टर्म बताऊंगी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. देखो पहले समझ लो फिर लिखना. क्रेडिटर्स मीन्स फ्रॉम whom goods are purchased on credit. Like debtors कौन है? जिनको हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है. क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा है. See the difference between debtor and creditor. Debtor sold on credit, whereas creditor जिनसे purchased on credit. ठीक है. डेटर जिनको हमने सामान उधार पे बेचा, क्रेडिटर जिनसे हमने सामान उधार पे लिया. समझ में आया? इसीलिए डेटर्स आर असेट्स एंड क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे सपोज अब ऐसे समझते हैं, आई सोल्ड सम गुड्स टू. किसको बेचा मैंने सामान? कौन ले रहा है मुझसे सामान उधार पे? चलो, क्या नाम है तुम्हारा? एकांश. एकांश को मैंने सामान बेचा. सो इफ आई सोल्ड गुड्स टू एकांश ऑन क्रेडिट, सम गुड्स, देन आई हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम एकांश. सो आई एम द creditor and Ekansh is a debtor because Ekansh has to pay money. Now I don't trust Ekansh, बिल्कुल नहीं भरोसा. अब क्या करेंगे? देन आई नहीं, कोलैटरल की जरूरत नहीं है. आई इशू अ डॉक्यूमेंट विच एकांश हैज टू एक्सेप्ट. आई इशू अ डॉक्यूमेंट विच एकांश हैज टू एक्सेप्ट एंड इन दैट डॉक्यूमेंट क्या लिखा हुआ है? इट इज एन ऑर्डर टू पे. इट इज एन ऑर्डर टू पे, मेरी सुन लो. इट इज एन ऑर्डर टू पे सच एंड सच अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट बाय एकांश. ठीक है. ऑर्डर टू पे. तो एंड फिर एकांश कहेगा आई डू एक्सेप्ट. एकांश ने वो एक्सेप्ट किया और मुझे वापस कर दिया. उसकी एक कॉपी मेरे पास रही बिकॉज आई हैव टू रिसीव मनी. सो दैट सेम डॉक्यूमेंट इज बिल्स रिसीवेबल फॉर मी. The same document, duplicate copy is with Ekansh and that copy in Ekansh books will be called bills payable. And there will be a third copy which is kept with the legal department. That is bank overdraft. No. Hold. ठीक है.
तो थर्ड कॉपी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के पास रह जाएगी, उसका हमें कुछ नहीं करना। और उसका कुछ नाम है? नहीं, उसका कुछ नाम नहीं है, वो छोड़ दो। मैम व्हाटएवर जैसे कि आपने वो सामान लिया वो बंदा ही भाग गया आपने वो बंदा भाग गया तो वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे आगे चल के हायर क्लासेस में, जब कोई भाग जाता है तो उसके लिए क्या होता है। फिलहाल हम अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं मान के तू भागेगा कहाँ, तुझे मैं पकड़ लूँगे, चिंता मत कर। सो क्रेडिटर्स अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए बिल्स पेबल हो गया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एक चीज़ हो गई, ठीक है। दोनों ही हमारे लिए लाइबिलिटी हैं, जो इसके लिए अगर मैं क्रेडिटर हूँ तो इसके लिए ही बिल्स पेबल भी मेरे थ्रू वर्ड्स मी है। समझ में आई ये बात। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवर विड्रॉन फ्रॉम अकाउंट। मान लो मेरा अकाउंट है, उसमें 20,000 रुपये का अमाउंट पड़ा है, मैंने 25,000 का चेक इसको दे दिया, अब बाउंस हो जाएगा चेक क्योंकि 20,000 ही है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो अब अगर मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया तो बैंक मेरी अरे तुम बहुत पढ़े लिखे हो यार, मुझे पढ़ाने दो थोड़ा सा, तुम सब बहुत पढ़े लिखे हो प्लीज़। अब क्या हुआ कि क्योंकि मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है तो बैंक मेरे उस चेक को बाउंस नहीं करेगा, मेरी इज्जत बनी रहेगी और उसको चेक की पेमेंट मिल जाएगी। मेरे 5,000 नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा। ये बैंक के पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे ही नहीं मिलता है, हमारी कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट बैंक के पास एज कोलेट्रल जाती है और जितने अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। तो ओवरड्राफ्ट मीन्स ओवर विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट। पहले तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है ये सिर्फ करंट अकाउंट के पास होती थी, जो करंट अकाउंट होल्डर्स है। करंट अकाउंट होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका बिजनेस होता है तो उनके लिए करंट अकाउंट ओपन होता है बैंक में, लेकिन जिनके लिए जो हम नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट ओपन होता है। तो अब ये सेविंग अकाउंट के साथ भी करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। सो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट कहीं भी हो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। सपोज़ मैंने 5 लाख रुपीज़ की फ़िक्स डिपॉजिट बैंक को दी और मैंने कहा कि मुझे इसके बदले में ओवरड्राफ्ट चाहिए। अब यहाँ पे बैंक की पॉलिसी है कि वो 100% देंगे, 90% देंगे, 80% देंगे। मान लो बैंक की पॉलिसी है 80% की, यानी कि 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट के बदले में वो 4 लाख रुपीज़ का मुझे ओवरड्राफ्ट दे देंगे। मतलब मैं 4 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा उससे निकाल सकती हूँ, या किसी को चेक दूंगी तो मैं कैश भी विड्रॉ कर सकती हूँ, मैं किसी को चेक दूंगी तो वो भी बाउंस नहीं होगा, बट 4 लाख रुपीज़ तक। 4 लाख रुपीज़ के बाद वो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मेरे को फैसिलिटीज़ कहाँ तक मिली है? 4 लाख रुपीज़ तक की, ठीक है। दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यू बट नॉट पेड। मान लो हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू हो गई 1 तारीख को, हमने पे नहीं की तो दैट इज़ सैलरी आउटस्टैंडिंग। मान लो रेंट 1 तारीख को ड्यू हो गया और हमने रेंट पे नहीं किया तो रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एडवांस इनकम नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन एडवांस, इसका ऑल्टरनेट नेम होता है अनअर्न्ड इनकम। पेशेंस, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें किसी ने, मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उन्होंने मुझे 1 महीने का रेंट पहले ही दे दिया, अगले महीने का रेंट, यानी कि मुझे एडवांस रेंट मिल गया। या मेरा किसी से रेगुलर बिजनेस चल रहा है, मुझे उससे कमीशन लेना था, उसने मुझे कमीशन एडवांस में दे दिया। तो अब अगर मेरे पास कुछ एडवांस पेमेंट आ गई तो उस पेमेंट के बदले में सर्विसेज देना मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो गया। आई हैव टू प्रोवाइड दोज सर्विसेज टू देम, दैट इज लायबिलिटी, ठीक है। सो एडवांस इनकम मीन्स इनकम नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम, अभी आपने अर्न नहीं की है बट फिर भी आपको रिसीव हो गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। समझ में आया? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अब देखो ये 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक है
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जनरली एक लेमैन पर्सन के लिए जो अकाउंटिंग का नहीं है उसके लिए दोनों बातें ऑलमोस्ट एक ही हैं। वो कहेंगे लोन वही तो है जो हमने किसी से बोरो किया है, ठीक है ना, यही कहेंगे। बट ऐसा नहीं है। हमारे अकाउंटिंग में अगर लोन्स एंड एडवांसेस टर्म है तो मतलब हमने किसी को लोन दिया है, ये असेट है। लेकिन अगर बोरोइंग्स के टर्म हैं तो ये लायबिलिटी है। जैसे कि मान लो मैंने बैंक से 3 मंथ्स का एक बोरो किया मनी, या मैंने तुमसे उधार ले लिया 2 महीने का, तो वो बोरोइंग्स हो गई, ठीक है ना। आपने अपने बिजनेस में किसी से बोला कि भाई मेरी कुछ दिनों बाद पेमेंट आ जाएगी तो मुझे तब तक के लिए पैसा चाहिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई, मैंने बैंक से ले लिया। लेकिन अगर मैंने दिया है ये तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। तो नेवर कन्फ्यूज्ड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो होते हमेशा असेट्स हैं। बोरोइंग्स चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, होती हमेशा लायबिलिटी है, ठीक है। So if I borrow money from you, then that is borrowings for me and loans and advances for you. If I borrow some money, ठीक है, that is not against any sale purchase, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि जब सेल परचेज वाला कॉन्सेप्ट आता है तो डेटर एंड क्रेडिटर वाला रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पे हम सेल परचेज की बात नहीं कर रहे हैं। इट मे बी अ चांस कि विदाउट एनी ट्रांजेक्शन वी जस्ट बोरो मनी, okay, so see the difference between debtor and creditor, borrowings and loans and advances. got it? तो ये सारी तुम्हारी लायबिलिटीज की टर्म हो गई। अभी करंट लायबिलिटी नोट डाउन करो, फिर नॉन करंट पे आएंगे। एडवांस इनकम तो सिंपल है कि मान लो मैंने किसी को कमीशन, मेरे को किसी से एडवांस मिल गया, मतलब अगले महीने मिलना तो मुझे इस महीने ही मिल गया, मान लो रेंट है तो एडवांस इनकम जल्दी मिल गई। सैलरी, जिसकी सैलरी मिल रही है उसके अकाउंट्स कभी नहीं बनाए जाते। एक सैलरीड पर्सन कभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता, ठीक है। तो जब भी हम एडवांस सैलरी देंगे तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा। बट मुझे कमीशन मिल गया, मान लो मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मुझे रेंट एडवांस में मिल गया, जैसे मुझे फीस एडवांस में मिल जाती है, तो मेरे लिए एडवांस इनकम हो गई, ठीक है। जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारे लिए अलग चीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये है कि ओवर विड्रॉन द बैलेंस इन योर बैंक एंड यू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन योर बैंक। In your bank you have a balance of 50,000 but you withdraw 60,000. That is bank overdraft. अब उसके लिए भी बैंक के पास हमारा भी फिक्स डिपॉजिट होता है तभी हाँ। विदाउट फिक्स डिपॉजिट हमें ओडी फैसिलिटी नहीं मिलती कभी भी। चलो लिखो दोबारा से, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.